So continuing from the last class, we लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, which is under the force method. ये notes already मैंने दे दिया है. As you can see, the force method. Under force method, we need to study consistent deformation method, strain energy method, three moment, flexibility matrix, and column. हम लोग एक चीजें टच करेंगे. It's very easy, not very tough to understand. Provided ये चैप्टर जाने के लिए, ये चैप्टर समझने के लिए कुछ चीजें बहुत क्लियर होने पड़ेगा आप लोग को. एक है द वैल्यू ऑफ डेल्टा, दैट मींस डिफ्लेक्शन एंड स्लोप फॉर क्वाइट कॉमन स्ट्रक्चर्स, जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को स्टैंडर्ड रिजल्ट्स दिए हैं. वन सेकेंड थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ बीएमडी और एसएफडी, मेनली बीएमडी. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप लोग का क्लियर होना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल हैव टू लूज लाइक बहुत सारा समय आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस अगर कैंटिलीवर है, एक पॉइंट लोड है, तो कैसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा. द साइन कन्वेंशन, आई होप यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कि अगर ऐसा एक हो गया तो व्हेनेवर यू टेक अ सेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज या मतलब अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज राइट पॉजिटिव लेते हैं. सो दोस थिंग्स हैव टू बी क्लियर. ठीक है, तो अगर क्लियर नहीं है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यू प्लीज मेक श्योर कि यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट हाउ टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. जरूरी, ठीक है, for any kind of structure, like except especially for beams. कोई भी बीम हो, चाहे कैंटिलीवर हो, चाहे सिंपली सपोर्टेड हो जाए, और चाहे फिक्स बीम हो जाए. So these things are already given in your mechanics of solid. ठीक है, solid mechanics chapter में है. I think so you have already finished. So I'll start the chapter based on कि आप लोग को ये clear है. ठीक है, अगर क्लियर नहीं है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि आप लोग क्लियर करें वो सब चीजें. ओके, सो विल बी डीलिंग विद द फर्स्ट मेथड व्हिच इज कॉल्ड मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन जब भी वर्ड यूज करें तो डिफॉर्मेशन आपका दो तरीके का हो सकता है. एक हो सकता है डिफ्लेक्शन, एक होता है रोटेशन. ठीक है, मतलब मैं अगर आपको एक स्ट्रक्चर दूं इस तरह का, मान लीजिए कैंटिलीवर है, मान लीजिए कैंटिलीवर है, तो इफ आई गिव अ फोर्स आउट हियर, मतलब कोई भी W का एक लोड देता हूँ, और डेफिनेटली एक डिफ्लेक्शन आएगा. वही चीज अगर मैं मोमेंट दे दूं, मतलब वही चीज अगर मैंने मोमेंट कर दिया, तो यहाँ डिफ्लेक्शन तो आएगा बट रोटेशन भी आएगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. ठीक है, जहां भी आपको फोर्स और नहीं तो लोड नजर आए तो उसका डिफ्लेक्शन विल बी देयर. ठीक है, एंड व्हेनेवर मोमेंट इज देयर देन योर थीटा और रोटेशन इज देयर. ठीक है, उसी चीज को हम लोग और क्लियरली पढ़ेंगे, तो यू हैव टू रिमेंबर. सो विल बी डीलिंग इन द फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, और मॉड्यूल. ओके, बिफोर दैट you also have to be clear about few things. जैसे ये नोट्स ऑलरेडी मैंने दिया है. you have to be clear of these things. जो वैल्यूज आपके सामने दिख रहा है, those things you have to be clear. मतलब ऐसा अगर सिचुएशन मिले, कैंटिलीवर पॉइंट लोड एट द एंड, the value is this value, what will happen कि आप लोग इसको डिराइव भी कर सकते हैं, but the thing is it will take a long time. So it is expected कि this time this at least these values, और ऐसा बहुत सारे values है, तो at least this value जो मैंने यहाँ दिया है आप लोग को, that has to be clear. याद हो जाएगा करते करते, it's not a big deal, अपने आप याद हो जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ देखिए
सो इफ इट इज अ मोमेंट देन थीटा का वैल्यू ये, दैट मीन्स रोटेशन का वैल्यू ये, और रिफ्लेक्शन का वैल्यू। तो दिस थिंग्स हैज टू बी मेमोराइज्ड। ठीक है, मेमोराइज आपको एकदम टिप ऑफ द टंग पे रहना पड़ेगा। ओके, होप यू आल्सो हैव अंडरस्टूड कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, आई एम जस्ट रिवाइजिंग फ्यू थिंग्स, लास्ट क्लास में भी बताया था। अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर में क्लॉकवाइज मूवमेंट है, मान लीजिए क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो जो रोटेशन होगा, रोटेशन मतलब जो थीटा होगा वो भी क्लॉकवाइज ही होगा। ठीक है, अगर आपका मोमेंट, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो थीटा भी एंटी क्लॉकवाइज हो। ये कहाँ काम आएगा? साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में काम आएगा ये चीज। ठीक है, साइन कन्वेंशन में काम आएगा। So let's move to the chapter. Before this, you have to clear out this part. Okay, if not, take some time to understand this part. Okay. Okay. So the first thing what we are going to study is called method of consistent deformation. Method of consistent deformation. Now, first I'll be giving an example. एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे क्या होता है, और उसके बाद we'll be डूइंग अ न्यूमेरिकल। ठीक है, डूइंग अ न्यूमेरिकल बस। इससे क्या होता है, हम लोग क्या फाइंड करते हैं एक्चुअली, ये सब मेथड से फोर्स मेथड हो गया कुछ, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग डिफ्लेक्शन, नहीं तो थीटा, रोटेशन, और एट द एंड मोमेंट हम लोग एक बीएम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस इज द टोटल व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, हम लोग बीएमडी भी ड्रॉ करते हैं, मतलब कोई भी चीज अगर आप लोग को ऐसा कहा जाए कि एनालाइज द बीम यूजिंग मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, दैट मींस दे वांट दिस थिंग्स, थीटा चाहिए, ठीक है, डेल्टा चाहिए अगर जरूरत है, और नहीं तो एट द एंड हम लोग को एक बीएमडी ड्रॉ करना है, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उस स्ट्रक्चर का ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ओके ओके। So let us take an example. It's very common example actually. It's a very common example. So I'm taking this. This is called a prop cantilever, जिसमें एक लोडिंग दिया गया है, जिसमें एक लोडिंग दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसका नाम ए और बी दोनों पॉइंट रखा। ठीक है, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जहां कैंटिलीवर हो और एक सपोर्ट हो, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली अ प्रॉप कैंटिलीवर। ठीक है, प्रॉप कैंटिलीवर कहते हैं, प्रॉप कैंटिलीवर। तो इस मेथड के हिसाब से व्हाट एक्चुअली यू डू, इफ आई फाइंड आउट द, जस्ट कीप इन माइंड, अगर मैंने इसका डीएस फाइंड आउट किया, डीएस के मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सारा अलग अलग मेथड्स थे। हम लोग ने एक कैंटिलीवर का मेथड भी किया था कि सब एक सपोर्ट, मैंने फिर से लिख रहा हूँ, सपोर्ट रिएक्शन रिमूव माइनस। आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैंने एक स्पेशल शॉर्टकट बनाया था उसका वीडियो भी है, यू कैन यूज दैट आल्सो। सो रेस्ट्रेन एडर ये कब होगा, जब आप इसको कैंटिलीवर बनाएंगे। तो कैंटिलीवर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सपोर्ट हटाना पड़ेगा, दिस सपोर्ट आई हैव टू रिमूव इट एंड रेस्ट इज ओके। तो सपोर्ट रिएक्शन कितना हो,
हो गया। यहाँ यहाँ हिंज है, पिन सपोर्ट है, मतलब दो रिएक्शंस आएंगे, पर द प्रॉब्लम इज हियर देयर इज अ लोड। इफ देयर इज अ लोड तो डेफिनेटली हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, जब ये लोड होगा तो हम लोग ये वाला नोड हो जाएगा, ये वाला हम लोग कंसिडर, ये जीरो हो जाएगा अपने आप। फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये क्लियर नहीं है, इट इज एक्सपेक्टेड कि आप बीम वाला चैप्टर में जाइए, स्पेशली शॉर्टकट वाला वीडियो में, तो यू कैन फाइंड आउट दिस। तो हम लोग का बेसिकली यहाँ एक ही होगा, तो सपोर्ट रिमूव रिएक्शन रिमूव वन। रेस्ट्रेन एडेड, एडेड कितना करेंगे, डेफिनेटली ऐड कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कैंटिलीवर। इसको आप जैसे अलग से भी, जैसे पहले करते थे, जैसे भी करें आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डीएस हम लोग का वन होगा। तो डीएस वन मतलब क्या होता है, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी वन मतलब ये होता है कि हम लोग को वी नीड वन एडिशनल इक्वेशन, additional equation, we need one additional equation, ठीक है, टू सॉल्व दिस स्ट्रक्चर। मतलब मैं अगर यहाँ ड्राइंग करूँ, मतलब मैं अगर ऐसे करूँ, जो भी स्ट्रक्चर हो गया, ये तो ऑलरेडी नहीं है, तो एक ये और ये, ठीक है। सो वी नीड वन एडिशनल इक्वेशन टू सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस बीम। तो इस एडिशनल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते थे, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कितना चाहिए हमें, एक चाहिए। क्यों एक चाहिए, क्योंकि हम लोग का डीएस वन है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इसको एक अलग तरीके से मैं उसको सॉल्व कर, मतलब इसी चीज को मैंने अलग तरीके से लिखना चाहूँ, तो हाउ आई राइट, ड्रॉ ऑन द डस्ट। तो इन सिचुएशन पे क्या होगा, बेसिकली मान लीजिए मोमेंट हो गया और यहाँ है, ठीक है। इन सबका एक एक नाम दे देता हूँ मैं, so that it will be easier, take a different color। मान लीजिए ये वर्टिकल वाला वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, मान लीजिए दिस इज फोर, ठीक है। नाउ अगर this equation, if this can be solved by static equilibrium equation, क्योंकि तीन ही है हम लोग के पास, ये वाला रह जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रहने के लिए सपोज ये वाला रह जाएगा, इट कैन बी दिस ऑल्सो, ठीक है। आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि मान लीजिए ये तीन रिएक्शन हम लोगों ने किसी तरह सॉल्व कर लिया स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, दिस इज रिमेनिंग। तो ये वाला तो सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत है, तो उसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। तो ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या है, मैं एग्जैक्टली एक चीज ये इसके बेसिस पे बोल सकता हूँ कि क्योंकि ये पिन सपोर्ट है, तो पिन सपोर्ट होने से क्या होगा, दिस देयर इज नो डिफ्लेक्शन आउट हियर, ये ऊपर जाने ही नहीं देगा, ठीक है। दिस कैनॉट मूव, दिस कैनॉट बी दिस, ये ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ पिन सपोर्ट हियर। तो मतलब क्या, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये पॉइंट बी है, मैं ये कह सकता हूँ कि डेल्टा बी इज इक्वल टू जीरो, मैं कह सकता हूँ, ठीक है, दिस इज अ फैक्ट। तो यही हम लोग का एक, यही एक्चुअली कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है, इसके बेसिस पे ही हम लोग को बाद में सॉल्व करना। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए, डिफरेंट कंडीशंस के लिए ये अलग होगा। हालांकि इस सिचुएशन पे मैं ये भी कर सकता था कि मैं, मान लीजिए कोई एक और दूसरा, मतलब मान लीजिए कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीन मैं सॉल्व कर लिया था, सॉल्व कर दूंगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, पर ये वाला इक्वेशन में जो वन इक्वेशन है ना, वन इक्वेशन,
यही एक्चुअली रिडंडेंट इक्वेशन, रिडंडेंट फोर्सेस है, रिडंडेंट भी बोलते हैं इसको, इनडिटर्मिनेट, रिडंडेंट जो भी है। तो यही रिडंडेंट फोर्स, रिडंडेंट फोर्स मुझे सॉल्व करना है। तो इसको भी मैं अननोन, मतलब इसको भी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि यू कैन सिलेक्ट एनी अदर, एनी फोर्सेस यू वांट, बट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इट। वो प्रोसेस क्या है, कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं सिलेक्ट करना है, वो भी हम लोग सीखेंगे। अभी के लिए क्या है, यू फाइंड आउट द डीएस, और उस बेसिस पे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम लोग फॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इस चीज को मैं ऐसे लिखूं, मान लीजिए इस चीज को मैंने ऐसे लिखूं, try and understand, this is theory, this is a bit analytical part, so ऐसा हो सकता है कि पहले पहले में समझ नहीं आए, पर जब न्यूमेरिकल करेंगे और चीज समझ में आ जाएगा आपने। ठीक है, ओके, दिस इज द दिस इज द प्रॉब्लम। ऐसा एक इक्वेशन था और ऐसा एक फोर्स था मेरे पास, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर से। तो जितना भी मेथड से फोर्स है, तो डेफिनेटली हम लोग इस हिसाब से फोर्स मेथड यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को मैं ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। ठीक, कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, एक ये फोर्सेस हो गया, मतलब मैं ये मान लिया, मान लीजिए कि यहाँ एक फोर्सेस था, इसको बोलते हैं मान लीजिए आर बी। तो ये आर बी, लेट अस कंसीडर, कंसीडर आर बी एस रिडंडेंट, माने आरबीएस रिडंडेंट फोर्सेस में मान लेता हूँ। तो इसको अगर मैं रिमूव करूं, कुछ इस तरह कैसा दिखेगा, मैं बस प्रोसेस बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो ऐसा दिखेगा, ये हो गया एक फोर्स, प्लस क्या हो सकता है, प्लस ये भी हो सकता है, मैं अगर इसको अलग अलग कर दूं। ठीक है, ये हो गया आरबी आपका। मैं यही सिचुएशन, यही वाला बीम को मैं ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, इज द सेम होल थिंग। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं अगर इसका डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ करूं, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, इसके बेसिस पे अगर एक डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ करूंगा तो कैसा बनेगा। डेफिनेटली यहाँ डिफ्लेक्शन जीरो है, ये मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोग। और फिर यहाँ तक कर्व होगा। अगर ये क्लियर नहीं है तो इलास्टिक कर्व वाला चैप्टर देखना पड़ेगा, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मान लीजिए इतना तो नहीं होगा, मान लीजिए दिस स्ट्रेट। ओके, कोशिश करूंगा ड्रॉ ड्रॉ करने के लिए। ओके, यहाँ तक फोर्सेस है, तो इसका डिफ्लेक्शन यहाँ जीरो, फिर यहाँ कर्व होगा। ठीक है, और वहां से इस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन होगा। चलिए मान लीजिए। ओके, so that means here I can get a deflection। ठीक है, चलिए इसका डिफ्लेक्शन 1 कर देते हैं। और इसके बेसिस पे क्या होगा, इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे इसके बेसिस पे ये जब ऊपर पुश करेगा, तो इसके बेसिस पे हम लोग का डेफिनेटली ऐसा, तो ये हम लोग का डेल। ठीक है, ये हम लोग का डेल।
मतलब मैं ये इसके बेसिस पे कह सकता हूँ, ये होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ अ फोर्स देयर इज अ डिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स देयर इज अ डिफ्लेक्शन, डेफिनेटली ये ऊपर पुश करेगा। तो ये कैसे, ये इक्वेशन पे कैसे होगा, ये इक्वेशन पे ऐसे होगा क्योंकि ये पॉइंट पे एक्चुअल में, ये पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट पे एक्चुअली डेल्टा जीरो है, डिफ्लेक्शन है ही नहीं, ये अलाउ ही नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब डेल्टा भी जीरो होगा इन सिचुएशन पे। तो मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मान लीजिए लोअर वाला डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन वी आर कंसीडरिंग पॉजिटिव एंड अपवर्ड डिफ्लेक्शन वी आर कंसीडरिंग नेगेटिव। सो डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, इस बेसिस पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं डेल्टा वन किसी तरह फाइंड आउट कर लिया तो आई कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द डिफ्लेक्शन आउट, मतलब व्हाट इज द डिफ्लेक्शन इन द डेल्टा टू, वी कैन यूज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, ओके, मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ, सो फिर चीजें क्लियर हो करने का कोशिश करता हूँ। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए कुछ ऐसा हो, दिस इज अ फिक्स बीम और एक लोड यहाँ, तो इसका अगर मैं स्टैटिक इंडिटरमिनेंट से निकालो कितना होगा, स्टैटिक इंडिटरमिनेंट से आप लोग एक खुद ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर 2 डेफिनेटली निकलेगा। ठीक है, कैसे भी करें। ठीक है, तो इसका कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसा होगा, मैंने यहीं ड्रॉ कर देता हूँ एक दूसरा कलर लेके। तो डेफिनेटली बिकॉज इट्स अ दिस लोडिंग, ठीक है, so I can consider this force, this, मान लीजिए this is A, this is B, RA, RB, this force, moreover MA, MB. So these are the forces which can be found out. तो इन सिचुएशन पे क्या होगा, हम लोग को पता है कि देयर आर टू स्टैटिक इंडिटरमिनेंट, स्टैटिक इंडिटरमिनेंट दो है, तो दो मतलब देयर आर ओनली टू इक्वेशंस रिक्वायर्ड। तो टू इक्वेशन क्या हो सकता है, अगर बी पॉइंट पे जाए हम लोग, डी पॉइंट पे जाए, तो डेल बी इज इक्वल टू जीरो, ऑल्सो थीटा बी इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन हम लोग ने फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो ये डेल जो हम लोगों ने यहाँ फाउंड आउट किया था, तो ये सब डेल है, तो हम लोग इस डेल को बहुत सारा प्रोसेसेस से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है डेल, ये सब मेनली फाइंड आउट करना है। तो ये अगर फाइंड आउट करना है, हम लोग बहुत सारा मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, मोमेंट एरिया मेथड यूज कर सकते हैं, मोमेंट एरिया मेथड, दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ योर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड, देन वी यू कैन यूज यूनिट लोड मेथड, ये सब बहुत सारा नॉन यूनिट लोड मेथड। ठीक है, बट द इजीएस्ट इज टू फाइंड आउट बाय स्टैंडर्ड मेथड। स्टैंडर्ड मेथड मतलब जो मैंने एक चार्ट दिया था आपको, वो डेल से, जैसे ये सिचुएशन के लिए मैंने ऑलरेडी आपको चार्ट एक दिया था, मैं अगर आपको इसे दिखा दो, मतलब मैं क्या मीन कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ऐसा एक सिचुएशन के लिए मैंने एक चार्ट दिया था, तो चार्ट का ये डेल का वैल्यू कितना होगा, तो बेस्ड ऑन दैट, और ऐसा के लिए भी दिया था, ऐसा के लिए कौन सा दिया था, पहला मेथड ही था, पहला फोर्स था, ऐसा एक सिचुएशन था। ठीक है, इसका डेल मेरे पास PL³/3EI था। ठीक है, डेल का वैल्यू। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो डेफिनेटली ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो ये -1 हो जाएगा। इतना ही चीजें करना है।
ठीक है, विल यूज दिस न्यूमेरिकल, जब आप हम लोग यूज करेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। आप लोग को क्या ध्यान रखना है इस चीज पे कि स्टैटिक इंडिटरमिनेट से आप लोग सही सही निकाले इस समय, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग रिडंडेंट फोर्सेस डिस्कस सिलेक्ट करते हैं। तो इन सिचुएशन पे क्या होगा, इन सिचुएशन का मेन नोट्स ऑलरेडी दे दिया मैंने, एक लेट मी शो यू। तो इन सिचुएशन पे क्या होगा, मैं अगर इसको ड्रॉ करूं, मान लीजिए वही चीज अगर मैंने ड्रॉ किया उसका, फोर्स, let of force be P, P is in the middle, okay. So this can be broken, how it can be broken? First, it may be कि हम लोग ने ये फोर्सेस से निकाल दिया, मतलब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, इन सिचुएशन पे क्या कर सकते हैं, इन सिचुएशन पे क्या कर सकते हैं, जब आपका दो निकलता है तो दैट मीन्स दो आपको रिडंडेंट लेना पड़ेगा। कीप इन माइंड कि जो भी डीएस निकलता है तो उस बेसिस पे डीएस हम लोग उस डीएस के बेसिस पे वी नीड टू सिलेक्ट द रिडंडेंट फोर्सेस। तो रिडंडेंट फोर्सेस क्या हो सकता है, रिडंडेंट फोर्सेस ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इनमें से दो, इनमें से दो लेना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट सच कि ये पूरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल ना हो जाए। मतलब मैं अगर ये दोनों सिलेक्ट करूं, मैं अगर ये दोनों सिलेक्ट करूं रिडंडेंट फोर्सेस, मतलब इस दोनों को अगर रिमूव करना पड़ा मुझे, रिमूव करने से क्या होगा, ये दोनों अगर अलाउ करेंगे मतलब आपका कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसा एक मूवमेंट है और ऐसा एक मूवमेंट है, और आपके पास कोई भी सपोर्ट यहाँ नहीं है क्योंकि आप लोगों ने ये दोनों सिलेक्ट किया। अगर मैंने आर ए और आर बी सिलेक्ट किया तो क्या होगा, अगर मैंने इन दोनों को रिमूव कर दिया, इन दोनों को रिमूव कर दिया, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब ये कुछ इस प्रकार का हो सकता है, मतलब ये रिमूव कर, पर अगर मैंने मान लीजिए कि मैंने ये और ये रिमूव किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। मैंने अगर ये रिमूव किया और ये रिमूव किया, इन दोनों को रिडंडेंट ले लिया, तो इस हिसाब से अनस्टेबल स्ट्रक्चर, मतलब हम लोग को ऐसा रिडंडेंट एक फोर्सेस ढूंढना है ताकि ये चीजें अनस्टेबल ना हो। मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा बाद में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैं आरबी और एमबी मैंने आई हैव टेकन एज रिडंडेंट, मैंने ये जो दो है, इस दो मैंने ये दोनों इक्वेशन किया, तो ऐसा क्या होगा, अगर मैंने पहले इसको रिमूव कर दिया, दोनों, ये दोनों को रिमूव कर दिया, दोनों को रिमूव करने से क्या होगा, ये कुछ, ये अगर पी है, ये कुछ यहाँ तक कर्व, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ फोर्सेस नहीं। तो इसके लिए एक डेल्टा आएगा, मान लीजिए डेल्टा वन हो गया। वही अगर मैंने उसके बाद लोड रिमूव कर दिया, तो अगर मैंने ये वाला सिचुएशन ले लिया तो आरबी, आरबी आ जाएगा। तो आरबी के बेसिस पे क्या हो जाएगा, वो डेफिनेटली ऐसा कुछ बन जाएगा, वो ऊपर फैलेगा। तो ये हो गया आपका डेल्टा टू। और हम लोग के पास क्या है, एम बी भी है। तो अगर एम बी है, एम बी के बेसिस पे भी एक डेल्टा थ्री। तो इन सिचुएशन पे क्या हम लोग कह सकते हैं, हम लोग को पता है कि डेल बी इज इक्वल टू जीरो, मैंने इस पॉइंट पे कोई भी वो मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि देखिए कि डेल्टा थ्री और डेल्टा ए की डाउनवर्ड है, दिस इज अपवर्ड, सो आई कैन से डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, सॉरी
डेल्टा 3 इज इक्वल टू डेल्टा 2, डाउनवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड। तो यू कीप इन माइंड, यू थिंक अबाउट दिस थिंग, यहाँ में जीरो चाहिए मुझे, जीरो होने के लिए ये जरूरी होगा। तो ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 these things all can be found out by various methods। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने ऑलरेडी एक नोट्स में ऑलरेडी दे दिया, जहाँ डबल इंटीग्रेशन, मोमेंट एरिया मेथड, कंजुगेट बीम मेथड, ये सब सारा चीजें। तो हम लोग इस चीज को अगर मैंने ये यूज किया, इस पे बेसिस पे तो ये हो गया। अगर मैंने डेल थीटा बी इज इक्वल टू मैंने रोटेशन एट बी यूज किया, तो हम लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तीनों मिलके जीरो। थीटा 1 अगर मैंने यहाँ यहाँ और यहाँ यूज किया, तो माय पॉइंट इज के यू कैन फाइंड आउट डेल एंड थीटा यूजिंग द रिडंडेंट फोर्सेस आल्सो। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग एक न्यूमेरिकल के बेसिस पे कोशिश करेंगे समझने के लिए। अभी तक अगर आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन या थोड़ा ये हुआ है, यू कैन फॉलो दिस पार्ट ऑल्सो। ये हम लोग स्टेप वाइज करने का कोशिश करेंगे। आप लोग जब आप लोग पढ़े तो ये न्यूमेरिकल से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेट अस टेक अ रॉक कैंटिलीवर। यहाँ मैंने रोलर लगा दिया और फोर्सेस थोड़ा चेंज कर देते हैं। फोर्सेस हम लोग यूडीएल कर देते हैं। ये मान लीजिए दिस इज डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू किलोमीटर। लेट दिस बी ए, लेट दिस बी, दिस पॉइंट बी बी। What is your question? Your question is analyze the beam using consistent deformation method। तो जब भी एनालाइज कह देते हैं तो एनालाइज बहुत सारा का मीनिंग हो जाता है। पहला क्लास में मैंने बताया था, पहला क्लास का नोट्स देख सकते हैं। डेल्टा थीटा अगर पॉसिबल है, फिर बीएमडी, दिस इज द फाइनल थिंग दैट यू नीड टू ड्रॉ। तो बीएमडी अगर जरूरत होगा बेंडिंग मोमेंट, तो आप लोग को यहाँ का रिएक्शन फोर्सेस भी जरूरत होगा। ठीक है, जो आप लोगों ने बीएमडी एसएफडी पढ़ा जितना भी हो, यू हैव आई थिंक सो डन मोस्टली स्टैटिकल डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पर ये क्या प्रॉब्लम है, ये हम लोग का इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटरमिनेट कैसे होगा? तो फर्स्ट स्टेप वन हम लोग कैलकुलेट डीएस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डीएस क्या था? रिएक्शन रिमूव माइनस रेस्ट्रेंस एडेड। तो रिएक्शन रिमूव डेफिनेटली यहाँ एक रिएक्शन होगा, तो वन रिमूव, और रेस्ट्रेन एडेड डेफिनेटली जीरो होगा, तो यहाँ हम लोग के पास वन। स्टेप टू क्या होगा? आइडेंटिफाई द redundant or redundant of the structure। मतलब redundant आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है redundant फाइंड करने का? redundant फाइंड करने का ट्रिक ये है कि select redundant such that कि
such that after removing it, the structure is stable. आपको रिडंडेंट फोर्स ऐसा एक सिलेक्ट करना है सो दैट स्ट्रक्चर रिमेन्स स्टेबल, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। अनस्टेबल होने से इट वोंट वर्क। ठीक है, तो लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन बाय दैट। अगर ये आपका वही वाला फोर्सेस है, ठीक है, मान लीजिए दिस इज आरपी, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है रिडंडेंट का कि आरबी मैंने हटा दिया। और क्या पॉसिबिलिटी है? और एक पॉसिबिलिटी है, आई जस्ट वांट टू शो यू द पॉसिबिलिटी। इतना चीज ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो ये पॉइंट है, दिस इज ए, बी, हम लोग चाहे ये वाला भी एक फोर्सेस आ सकता है जिसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। डेफिनेटली ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो है ही नहीं, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल है। तो यहाँ में हम लोग को क्या क्या फोर्सेस मिलेंगे? हम लोग को क्या मिलेंगे? ये मिलेंगे, ये वाला मिलेगा और मूवमेंट मिलेगा। तो इन तीनों में से हम लोग किसी एक को हम लोग रिडंडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, पर कौन सा सिलेक्ट करेंगे उसी चीज पे बात कर रहे हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और तीसरा और एक पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी है। देखो मूवमेंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे दे रहे हैं पता है? मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला फोर्सेस जो भी चीजें है, ये वाला फोर्सेस दे विल टेंड टू, इट विल ट्राई टू डू दिस, ओके, क्लॉकवाइज। तो हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज एक मूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है। यू कैन डू बाय दिस आल्सो, ठीक है, सो दैट इट कैन टेक इट, सो either way that can be solved later on also, सो ये इसी चीज पे भी हम लोग, इसको भी हम लोग रिडंडेंट मान सकते हैं। तो देखिए हम लोग के पास तीन ही फोर्सेस थे, इधर यहाँ एक था, ये तो ऑलरेडी जीरो, ये तो है ही नहीं, रोलर सपोर्ट है। यहाँ एक था, यहाँ एक था, और मोमेंट एक था, but this will be zero because this is vertical, this load is vertical, so this is not counted। so हम लोग के पास ये और ये ही है। तो हम लोग इन तीनों में से एक we have to take, so either you take this, either you take this, or either you take this। now keep in mind one thing कि we have to select such that the structure is stable। तो मतलब अगर मैंने आर ए को अगर हटा दिया, तो आर ए को हटाने से क्या होगा? ये अगर रिमूव कर दिया, रिमूव करने से मतलब देयर इज नो रेजिस्टेंस, तो ये क्या प्रोसेस होंगे? तो ये जब आप लोडिंग करेंगे, ध्यान रहे यहाँ कोई फोर्सेस नहीं है, फोर्सेस नहीं होने से क्या होगा? ये पूरा चीजें अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसको रोकने के लिए कुछ है ही नहीं। कीप इन माइंड वन थिंग, मतलब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी अगर फोर्सेस यहाँ रेजिस्ट करने के लिए है नहीं, तो मतलब क्या होगा कि दिस विल गो, दिस विल गो एज इट इज। मतलब ये जो लोडिंग है, मतलब यहाँ क्या अलाउड है? अगर आपके पास एक लोडिंग है ऐसा, ठीक है, जिसमें आपके पास कोई भी यहाँ सपोर्ट नहीं है, एक मोमेंट होगा मान लीजिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा? दिस विल कीप ऑन गोइंग, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। तो दैट मीन्स दिस इज अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, सो वी विल नॉट कंसीडर इट। उसी तरह उसी तरह उसी तरह हम लोग आरबी को कोशिश करेंगे। आरबी करने से क्या ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा?
बिल्कुल नहीं होगा। आरबी अगर रिमूव कर देंगे तो एक सिंपल कैंटिलीवर बन जाएगा, सिंपल कैंटिलीवर बन जाएगा, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, इस ऐसा स्ट्रक्चर को रिडंडेंट रिमूव करने के बाद, जब रिडंडेंट फोर्सेस रिमूव करते हैं, जब स्ट्रक्चर बनता है, जनरली एक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बनता है। आप देखिए कोई भी स्ट्रक्चर रिडंडेंट अगर रिमूव, डेफिनेटली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बनेगा ही, क्योंकि अगर रिडंडेंसी 1 है बट डिटर्मिनेंसी 1 है, तो इसको अगर रिमूव कर देंगे तो इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, मतलब रिमूव कर देंगे मतलब क्या, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया तो अल्टीमेटली ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया। तो वही मीनिंग। तो जब आरबी रिमूव करेंगे, जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हैज टू बी डिटर्मिनेट, ठीक है, एंड स्टेबल, दैट इज द मेन चीज। तो द स्ट्रक्चर हैज टू बी स्टेबल एंड डिटर्मिनेट। तो इसको अगर रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, इसको रिमूव कर देंगे तो डेफिनेटली आपका, इसको अगर रिमूव कर देंगे तो कैसा बनेगा, इसको अगर रिमूव कर देंगे, मेरे पास सिंपल एक हिंज, यहाँ ऊपर लोड, और यहाँ रोलर ऑलरेडी मेरे पास, ऑलरेडी रोलर था। तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम बन जाएगा, विच इज स्टेबल, ऑल्सो डिटर्मिनेट। सो कीप इन माइंड कि जब भी हम लोग आइडेंटिफाई करें तो वो स्टेबल एंड डिटर्मिनेंट होना ही पड़ेगा। तो इसको सोचना पड़ेगा कैसे बनाना चाहिए। ओके, सो अभी तक क्या फाइंड आउट किया आपने, तो मैं ये रिमूव तो नहीं कर सकता, अब मैं इधर ये रिमूव कर सकता हूँ, नहीं तो ये रिमूव कर सकता हूँ। चलिए दोनों तरफ के देख लेते हैं। तो मैं ये इधर आर बी, नहीं तो एम ए, इन दोनों में से रिमूव कर सकता हूँ। स्टेप 3, स्टेप 3, रिमूव ऑल रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब जो फोर्सेस मैंने अभी थोड़ा देर पहले था, एंड मेक प्राइमरी स्ट्रक्चर। रिमूव ऑल द रिडंडेंट। रिडंडेंट मेरे पास कौन सा था, आरबी था और एमए था, ठीक है, इनमें से कोई है। तो अगर मैंने आरबी रिमूव कर दिया, तो आरबी रिमूव करेंगे तो ये अगर रिमूव कर देंगे तो कैसा बनेगा, ये अल्टीमेटली कुछ ऐसा बनेगा। ये रिमूव कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ एक मुझे डेल्टा मिलेगा। वही चीज अगर मोमेंट रिमूव कर दिया, मोमेंट रिमूव करने से क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ एक पिन सपोर्ट आ जाएगा, और क्योंकि मैंने मोमेंट रिमूव किया तो डेफिनेटली यहाँ, मैंने ये पहले ही बताया था, मोमेंट गिव्स यू थीटा, फोर्सेस या लोड गिव्स यू डेल्टा। तो यहाँ में मुझे एक रोटेशन मिल जाएगा, ठीक है, मुझे एक रोटेशन मिल जाएगा। सो लेट मी रिमूव द फर्स्ट वन। W, ये कुछ ऐसा बनेगा। डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा, डिफ्लेक्टेड शेप, क्योंकि ये पूरा लोड है, यहाँ सीधा कर्व आएगा, ठीक है। दिस इज कर्व, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए दिस इज डेल्टा वन, और यहाँ क्या होगा, यहाँ सिंपली सपोर्टेड आ जाएगा। बेटर पिक्चर,
अगर आपको लेक्चर स्लो लग रहा है तो आप लोग यूट्यूब में फास्ट फॉरवर्ड करके भी सुन सकते हैं, तो सबको पता होगा कि मैं बता रहा हूँ। लोडिंग, और मैं फिर से बता रहा हूँ ये कैसे बनेगा इलास्टिक कर्व, ये कैसे डायग्राम होता है मैंने फिर से मैं बता ही दिया था, ठीक है।